कल पढ़ा था यूनिट वेक्टर। ओके, तो आई होप कि आपने सबको नोट्स बना लिया होगा सबको तरीके से, और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर में आपको थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर में मैंने क्या बोला था आपको कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और डायरेक्शन इसका स्पेसिफिक होता है, यूनिट लेस होता है। और यूनिट वेक्टर कभी भी अगर आपको चाहिए, लेट अस सी कि अगर मान लो ये वेक्टर आपका p है एंड यू वांट इन दिस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो आपको क्या करना चाहिए, p वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए, देन यू विल गेट p कैप। और ये p कैप का क्या मतलब हो गया बच्चे, तो p कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग p के अलोंग आपको एक यूनिट वेक्टर मिल गया। कितना सिंपल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या था, तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर उन वेक्टर्स को बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स को बोलते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे मान लो कि अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई से डिनोट कर सकते हैं, उस पे एरो भी लगा सकते हैं, कैप भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब माइनस आई क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट है ना, माइनस आई ठीक इसके अपोजिट। जे किधर होगा, तो जे को हमने बता दिया पॉजिटिव वाई में, माइनस जे किधर होगा नेगेटिव वाई में, है ना। और इन सब के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और के किधर होगा पॉजिटिव जेड में, माइनस के किधर होगा नेगेटिव जेड में। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग आई जे के एक स्पेशल यूनिट वेक्टर भी बनाए थे। और फिजिक्स में ज्यादा यूज इसी का होना है, क्योंकि फिजिक्स में जो डायरेक्शंस है, मैंने आपको पहले ही बोला है, फिजिक्स की जो डायरेक्शंस है वो आपका एक्स वाई जेड के टर्म में ज्यादा बातचीत की जाती है। समझ गए बच्चे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो इसका क्या यूज है, जैसे मैंने बोला कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 20 जे न्यूटन। ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो। इस एरो को देख के घबराना मत, एरो भी लिख सकते हैं, कैप भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। खासकर आईजे पे, बाकी यूनिट वेक्टर पे कैप रहेगा, बाकी पे कैप रहेगा, लेकिन आईजे पे एरो रहेगा। अब देखो किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना 20 जे, तो 20 जे का क्या मतलब हुआ कि 20 न्यूटन हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, और जे का मतलब हो गया कि फोर्स आपका पॉजिटिव वाई में लग रहा है। अगर मान लो किसी का एक्सेलरेशन -2 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या मतलब हुआ इसका, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड में है। कैसे पता लगा बच्चे, तो -k का मतलब हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस, मैग्नीट्यूड कितना 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आईजे के समझ में आया आपको, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मैंने काम भी आपको बताया था कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट स्केलर क्वांटिटी विद ए यूनिट वेक्टर। आप उस यूनिट वेक्टर से उस स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर माने अदिश राशि, ठीक है। क्लियर है। तो ये कल का हो गया अपना रिवीजन। चलो अब हम लोग उस काम को शुरू करने जा रहे हैं जिसका हम लोगों को इंतजार था। अब जरा कहोगे कि क्या काम करना है और क्या इंतजार था, तो बच्चों हमें इंतजार इस बात की थी कि हम लोग वेक्टोरियल ऑपरेशंस करेंगे। मतलब हम लोग आखिर क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ क्वांटिटी हैं जो आपके अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती है ना। कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का क्या मतलब हुआ, मतलब जो आप साधारण गुना भाग जोड़ घटा जो तुम जानते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको फॉलो जो नहीं करता है, ठीक है ना, उसको जो फॉलो नहीं करता है, उन क्वांटिटी के लिए अलग मैथमेटिक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है। चलो तो अब देखते हैं। अब जैसे अब हेडिंग होगा हमारा, अब हेडिंग दीजिए आप लोग, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों। तो अब हमारा हेडिंग है बच्चों
वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है बच्चों। फिर हम लोग को पढ़ना है बी 2 सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा पढ़ना है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तीसरा पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये तुम्हें समझ में अभी कहोगे रिजोल्यूशन क्या है, तो बताया जाएगा क्या है। एंड फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखते जाओ। पहला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब हुआ कि वेक्टर को आपस में कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, है ना। दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। एंड फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर है। ये 4 चीजें सीखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो फटाफट हेडिंग दो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वीडियो पॉज करो और इनको लिख लो। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए, ये रह गया अपना हेडिंग। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब दोस्तों देखो, फिर हमेशा की तरह कुछ भी हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि चलो खाली बैठे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दी जाए। साइंस इसलिए बनाया ही गया है, साइंस को डिस्कवर इसलिए किया गया है ताकि उसका जहां नीड हो वहां पे हम उसको अप्लाई कर सके, ठीक है ना। साइंस को की जरूरत जहां पे होगी तभी उसके बारे में सोचा जाता है। तो निश्चित तौर पे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जोड़ने की जरूरत महसूस हुई होगी, तभी इसके बारे में बात की जा रही है। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम, है ना। उसमें आपने क्या पढ़ा कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स, अब यहां एरो लगाएंगे हम लोग। क्यों एरो लगाएंगे? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी पे हम लोग को एरो लगाना है। वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है तो एरो लगाए। बॉडी पे लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये एक्सेलरेशन पे भी एरो लगा हुआ है क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई लोग देखो, मान लो कि एक बॉडी, ठीक, उस पे एक फोर्स लग रहा है F, ये मास हो गया। तो कोई पूछेगा एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, तो कहोगे बहुत आसान है सर, मास की वैल्यू जो दी गई होगी, मान लो 5 kg है, अब फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, तो कुछ है ही नहीं, F की जगह 20 लिख दो, मास की जगह 5 लिख दो और एक ही वैल्यू आ जाएगी। और तुम्हें पहले ही बता रखा है कि ये मास आपका स्केलर है और पॉजिटिव स्केलर है, तो फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। क्लियर है। तो दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो यहां पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है।
कोई एडिशन वेडिशन का जरूरत नहीं पड़ा, आराम से सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चे, ऐसी कंडीशन आपको हमेशा नहीं मिलने वाली है। आपको ये कंडीशन भी मिलेगी जहां एक फोर्स लगेगा F1 और दूसरा फोर्स लगेगा F2। क्लियर है? अब दो दो फोर्स लग रहे हैं। अब दो दो फोर्स लग रहे हैं बच्चे, तो एक सीधी सी बात है, दो फोर्स लगने पे अब क्या करना होगा। लेकिन जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब यहां देखो, दो फोर्स लिखने का जगह है या सिर्फ एक फोर्स, तो तुम्हारा आंसर होगा कि सिर्फ एक फोर्स का जगह है। यहां जो स्पेस है, यहां जो आप रख सकते हो, सिर्फ एक फोर्स होता तो उसकी वैल्यू आप रख सकते थे। लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहां पे दो दो फोर्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब इस दो फोर्स की जगह एक ही फोर्स लिखने का जगह है, तो इन दोनों को किसी एक से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने का तरीका क्या है? मान लो कि एक टोकरी में 4 kg आम है, दूसरे में आपका 6 kg आम है। कोई पूछे टोटल कितना आम है, कितना मैंगो है, तो तुम बार बार क्या क्या बोलोगे कि एक टोकरी में 4 kg है, एक टोकरी में 6 kg है, ऐसे बोलोगे? बोलने को बोल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होगा ना भाई, इन दोनों को ऐड करके हम सीधा बोलें कि टोकरी में 10 kg मैंगो है। तो अलग अलग बोलने के बजाय हम लोग एक बोलना चाहते हैं, एक आंसर करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। तो वही काम हम लोग को यहां भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। आपको न्यूटन्स लॉ में यहां पे जो फोर्स लिखना होगा, वो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, है ना? नेट, नेट मतलब समझते हो ना, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो सीधी सी बात है, इन दोनों फोर्स को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों फोर्स को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंगो को हम लोग जोड़े, वैसे ही फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इनका एडिशन तो बहुत आसान है भाई, 4 + 6 = 10 kg। लेकिन इन दोनों का एडिशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनके एडिशन के लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा। इसने कहा कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हमको इसको दूसरे तरीके से ऐड करना पड़ेगा, और तब इसका कोई एक फोर्स होगा जो कि F होगा। तो सुनो, तो अब तुमको एक बात समझ में आ गई कि सर वेक्टर का एडिशन का जरूरत हमको कब पड़ेगा? तो वेक्टर का एडिशन का जरूरत तब पड़ेगा जब ढेर सारे वेक्टर्स दिए हुए हो। लाइक यहां 2 दिया हुआ है, कल को 3 भी दिया हुआ रह सकता है, इधर भी एक फोर्स हो सकता है। तो तुम सीधा कहोगे कि सर अगर कहीं पे ढेर सारे फोर्सेस दिए हुए हैं और उन सभी फोर्स के जगह किसी एक फोर्स को रखना हो, मतलब उन सभी फोर्स का नेट निकालना हो, तो हमें एडिशन की जरूरत पड़ेगी। और ये बात समझ में? मतलब कि जैसे 4 kg और 6 kg मैंगो की जगह हमने सीधा 10 kg का एक टोकरी ही खरीद लिया, 4 और 6 नहीं। तो अब आप बताओ किस, इधर वाले में ज्यादा मैंगो मिलेगा या इधर वाले में? तो तुम मेरे पे हंस सकते हो, सर ये तो बेवकूफी वाली बात है, सेम मिलेगा। इधर वाला मैंगो मीठा होगा या इधर वाला होगा? फिर तुम हंस सकते हो कि सर दोनों तो सेम रूप से मीठा होगा। क्लियर? तो ठीक इसी तरीके से बच्चों कि वेक्टर का एडिशन क्या हुआ? वेक्टर का एडिशन ये हुआ कि अगर कहीं पे ढेर सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं और आप चाहते हो कि इन ढेर सारे वेक्टर्स को हटा दें, जैसे हम चाहते हैं F1 F2 को हटा के इकलौता एकमात्र फोर्स रख दें जो उन दोनों के जगह काम कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां पे सीधी सी बात ये है, मैं इसको पहले रब कर देता हूं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है ना? तो देखो हम लोग यहां क्या बोलेंगे, तो दोस्तों हम लोग यहां क्या बोलेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि अगर किसी भी स्पेस में 2 या मोर वेक्टर्स हो, 2 या 2 से ज्यादा, तो उन सभी वेक्टर्स को रिप्लेस करके, रिप्लेस मतलब उनको हटा के, अगर एक सिंगल वेक्टर रखोगे
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, है ना। और वो जो सिंगल वेक्टर होगा वो सचमुच में नहीं होगा, वो हमारी कल्पना में है। वो हम लोग उसको ऐड करके एक रिजल्ट, जैसे तुम जाते हो दुकान, एक और एग्जांपल देते हैं। दुकान में तुमने 5 आइटम्स खरीदा, कुछ खरीदा, किसी का प्राइस है 4 रुपीज, 6 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज। तो दुकान वाला तुमको कैसे हिसाब देता है? दुकान वाला क्या बोलता है, पहले 4 रुपीज लाइए तो तुम 4 रुपीज निकाल के दिए, फिर कहता है 6 रुपीज लाइए तो तुम 6 दे दिए, फिर कहता है 15 रुपीज लाइए तो 15 दे दिए। क्या ऐसे होता है क्या? ऐसे तो तुम कहोगे बेवकूफ हो यार, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम कहोगे सीधा ऐड करो यार, तो 6 + 4 10 + 15 25 + 20 45 + 30 75, है ना भाई? 75 ही होगा ना। दुकानदार बनने लायक है या नहीं है? 30 कितना हुआ, 10 25 और 20, ठीक, 75। तो दुकानदार तुमको कहता है कि यार 75 रुपीज लाओ। क्या तुमने सचमुच में 75 रुपीज का कोई सामान वहां से लिया है क्या? एक सामान नहीं लिया, तुमने तो इतने सारे सामान खरीदे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने 75 बोल दिया। तो ठीक इसी तरीके से यहां पे सिचुएशन पे तो ढेर सारे वेक्टर्स होंगे, लेकिन उनके जगह एक सिंगल वेक्टर रखेंगे, और वो वेक्टर क्या कहलाएगा, जरा ध्यान से सुनना, क्या हम बोलने जा रहे हैं। उस वेक्टर को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका हिंदी जानने का प्रयास मत करो, उसको रिजल्टेंट ही बोलो। जैसे तुम रिजल्ट पहले से बोलते हो ना यार, रिजल्ट तो बोलते हो, रिजल्ट का मतलब क्या आया, फाइनल। अब उसमें ना रिजल्टेंट कर देना बस। तो वेक्टर में जब ऐड करके जो हमको मिलता है उसको रिजल्ट बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए, अच्छा रिजल्टेंट को आर से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब प्रदर्शित करना, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर तुम लोग ऐड किए, दो वेक्टर को ऐड किए, तो मेरा कहने का मतलब है इन दो वेक्टर को ऐड करने के का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को किसी एक वेक्टर से रिप्लेस कर देना है। अब उस वेक्टर का क्या नाम होगा, आर। क्या नाम होगा, आर। अब फुल फॉर्म क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दो वेक्टर ए और बी को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, आर से। सच्चाई यह है कि सचमुच में ये दोनों वेक्टर ही है वहां पे, लेकिन आप बोल सकते हो कि इन दोनों की जगह हाइपोथेटिकली, काल्पनिक रूप से आप आर को मान सकते हो। और ये आर अकेला, अच्छा किसी को किसी से रिप्लेस कैसे करते हैं, मान लो किसी के बदले किसी को तभी ला सकोगे जब जो जिसको तुम लाए हो वो पहले वाले के जैसा काम कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को हटा के तुमने किसको लाया, आर को। जिसका मतलब यह हुआ कि आर अकेला उस काम को कर सकता है जो काम ये ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे। ए और बी जिस काम को दोनों मिलकर कर रहे थे उस काम को आर अकेला कर सकता है, तो आर ने रिप्लेस कर दिया किसको, ए और बी को। और सच्चाई तुमको पता होना चाहिए कि सच्चाई में यही मौजूद है, ये तुम्हारे कॉपी पे कैलकुलेशन में मौजूद है। जैसे यहां 75 ये उसके कैलकुलेशन में मौजूद है, बाकी हर एक सामान के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है असली तो अलग अलग है, लेकिन उसने प्राइस लिख के दिखा दिया 75। तो आप यही समझोगे। क्या कुछ क्लियर हुआ? और ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर के एडिशन को ही रिजल्टेंट बोलेंगे। किसी सिचुएशन में आपको 3 वेक्टर भी ऐड करने को आ सकता है, तो आप 3 को ऐड करके हम लोग आर बोलेंगे। 4 वेक्टर को भी ऐड करके जो आएगा उसको भी आर ही बोलेंगे, क्योंकि वो आर अकेला उन चारों के बदले काम करेगा। आई बात समझ में? चलो, तो सवाल ये उठता है कि अब हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे, अगर ठीक है ये अगर इस प्रकार का एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो इनके लिए कौन सा एडिशन का रूल है वो सीखना है। तो पहले तो मैं कुछ लिखता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर कि हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर करते क्यों, है ना। जिस बात को मैंने अभी समझाया आपको, मैं उसको अब राइट डाउन करके तुम्हें दिखाता हूं।
तो देखो कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे इन केस ऑफ एडिशन ऑफ vectors we replace two or more vectors by single hypothetical vector known as resultant vector। ध्यान दो, in case of addition of vectors we replace two or more vector, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को एक सिंगल हाइपोथेटिकल वेक्टर से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस बाय सिंगल हाइपोथेटिकल वेक्टर, जो कि जाना जाएगा किस नाम से, रिजल्टेंट वेक्टर से। हाइपोथेटिकल का मतलब समझे, काल्पनिक, है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक, जो सचमुच में मौजूद नहीं होता है। आगे, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय resultant vector will be same as that of given vectors। देखो, इसका मतलब समझे दोस्त, क्या हमने लिखा है कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी वेक्टर, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे वो फोर्स वेक्टर हो या एक्सेलरेशन हो, कोई वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक क्या होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे तुमने किसी पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगने का कुछ असर होता है, क्या असर होता है, तो जो बॉडी रेस्ट में होती है वो मोशन में आने लगती है, यानी जो रेस्ट में रुकी हुई है वो चलने लगती है। तो दोस्तों, कोई भी बॉडी पे अगर तुम रिजल्टेंट जो होगा वो वही असर पैदा करेगा जो वो वेक्टर्स पैदा कर सकते हैं। मतलब तभी आप हटाओगे। मान लो F1 और F2 दो फोर्स, जितना दोनों मिलके एक्सेलरेशन पैदा करेगा उतना अकेला वो रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करना चाहिए, तब जाके आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F। अब ये जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट को हमेशा हम लोग R ही लिखेंगे। अब ये F भी लिख दिया, ऐड करके अगर ये लिख दिया तो समझो कि ये रिजल्टेंट का काम करेगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि F1 और F2 मिलके जितना एक्सेलरेशन पैदा करेगा वो एक्सेलरेशन अकेला कौन पैदा कर देगा, F। तो ये दोनों लगाओ या इसके जगह इसको लगाओ, बात क्या है, सेम। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया इस तरीके से। अब एक बात तुम और देख रहे हो, जो कल मैंने थोड़ा जिक्र भी किया था नल वेक्टर पढ़ाते समय, तुम देख रहे हो कि वेक्टर और वेक्टर को ऐड करने पे वेक्टर ही मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। ये हमेशा याद रखना कि दो वेक्टर के एडिशन से कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलने वाली है, क्या मिलेगा, वेक्टर। क्लियर है बच्चों। और रिजल्टेंट हमेशा कैसा होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब रियलिटी में वही मौजूद होता है, रिजल्टेंट से तो बस आप उसको क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाफट। तो दोस्तों
अब सवाल ये है कि हम लोग आखिर वेक्टर्स को ऐड करेंगे कैसे। तो देखो, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक बेसिक रूल दिया गया है जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो, एक इसी को मॉडिफाइड वर्जन पैरेललोग्राम भी है, लेकिन वो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए उसको उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, हम लोग यहां लिखेंगे वेक्टर्स आर एडेड बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना। वेक्टर्स आर एडेड बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान दो, अंडरलाइन करो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो बेसिक रूल दिया गया है उस रूल का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो सवाल है कि ये क्या है। पहली बात, इस रूल से तुम एक बार में एक स्टेप में सिर्फ 2 वेक्टर ऐड कर सकते हो। कहोगे ये तो बहुत गलत बात हो गई सर, क्योंकि वेक्टर्स तो ज्यादा भी हो सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का। मान लो 3 वेक्टर को ऐड करना है, ए बी सी। अब इस रूल को यूज करके 2 वेक्टर को तो ऐड कर ही सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कर लेंगे। तो ए और बी का रिजल्ट मान लो आर है, तो फिर अब क्या करेंगे, आर और सी को यूज कर लेंगे। तो फाइनल रिजल्ट मान लो आर डैश है, तो मिल जाएगा हमें। तो कहने का मतलब है कि अगर अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि इस ट्रायंगल लॉ में आप एक बारी में सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो बहुत मुश्किल वाली बात होगी। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर 3 वेक्टर्स हैं तो एक बार में 2 को जोड़ेंगे और फिर उसके रिजल्ट को तीसरी बार तो तीसरे के साथ जोड़ देंगे। क्योंकि अगर 4 रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो एक काम करेंगे, पहले a और b को जोड़ लेंगे ट्रायंगल लॉ से। 2 को तो ऐड कर ही सकते हैं, और इधर किसको ऐड कर लेंगे, c और d को ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से बताओ, इसके रिजल्ट को r1 बोलेंगे, इसके रिजल्ट को r2 बोलेंगे। फिर ये 4 वेक्टर किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 वेक्टर्स में, और उसके बाद सीधा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये टेंशन अपने को है नहीं। और जब आगे की क्लासेस में जब मैं रिजोल्यूशन पढ़ा दूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके से मल्टीपल वेक्टर को जोड़ने के अलावे भी हमारे पास और भी तरीके हैं कि मल्टीपल वेक्टर को कैसे जोड़ना, वो बात की बात है। तो पहले तो 2 को ऐड करना सीख लें हम लोग। तो बच्चों, आज से अगर तुमसे कोई पूछे कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कौन सा लॉ है, तो तुम सीधा बोलोगे कि हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के लिए जो लॉ है उस लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो सवाल यह है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है ना, ये है क्या, क्या करता है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे। जैसे देखो, मान लो कितना इजी है। आप देखो, मान लो कि तुम्हें ऐड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी को, और इन दोनों को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर क्या मिल रहा है आपको, आर। एक तीसरा वेक्टर क्या मिल रहा है, आर। किसको किसको ऐड करने से, ए और बी को ऐड करने से आपको क्या मिल गया, आर। तो ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है, तो ट्रायंगल लॉ में यह कहता है बच्चों कि अगर दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के 2 साइड के रूप में रिप्रेजेंट करो। दोनों वेक्टर ए और बी को, ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, तो कह रहा है कि अगर ए और बी को ट्रायंगल के 2 साइड के रूप में रिप्रेजेंट करो तो तीसरा साइड जो होगा ट्रायंगल का वो ऑटोमेटिक आर दे रहा होगा। अब ये बात तुम लैंग्वेज में तो समझ नहीं पाए होंगे, तो इसको डायग्राम जब हम बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, वो आप देखते जाओ। देखो, अकॉर्डिंग टू
दिस रूल, है ना, इस रूल के हिसाब से, दिस रूल, इफ टू साइड्स, टू साइड मतलब दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड, अगर दो साइड ट्रायंगल के दो साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट का मतलब समझते हो ना, प्रदर्शित करना, इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, देन द रिमेनिंग, अभी मैं मतलब समझाऊंगा इसका, रिमेनिंग थर्ड, तीसरा साइड विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if two sides of a triangle is represented by two vectors, then the remaining third side will give resultant vector। अब यहां पे एक चीज लिखना होगा, provided vectors should be connected in following order। सुनो मैंने क्या लिखा और क्या समझना है तुम्हें। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, देन द रिमेनिंग मतलब बचा हुआ थर्ड साइड, तीसरा साइड विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। तो तीसरा साइड जो बचा हुआ है, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, जो तीसरा साइड बचा हुआ है, थर्ड साइड विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। वो क्या देगा बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर। प्रोवाइडेड, अब शर्त है इसमें, लेकिन खाली त्रिभुज बना देने से काम नहीं होगा, इसमें एक शर्त है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई, है ना। तो क्या कंडीशन है बच्चे? कंडीशन अप्लाई है कि वेक्टर्स शुड बी कनेक्टेड, वेक्टर्स को जोड़ना है इन फॉलोइंग ऑर्डर, वेक्टर्स को जोड़ना है निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित ऑर्डर में। वेक्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन फॉलोइंग निम्नलिखित ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्रम में, इस क्रम में होना चाहिए। अब वो क्रम क्या है वो देखो। तो तुमको जैसे मान लो किसको किसको ऐड करना है, ए को और बी को, तो आप क्या करोगे? अब मैं यहां ना एक डायग्राम बना रहा हूं, इसका मतलब मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा हूं, बस आपको याद कर रखने के लिए एक चीज बना रहा हूं। तो देखो ऑर्डर क्या है, मान लो ये वेक्टर ए है। अब ये सचमुच का ए मत मान लेना, मैंने बस डायग्राम के लिए यहां पे बना दिया है ताकि आप इसको याद रखें। ये ए का हेड है, ये ए का टेल है। अगर ए और बी को जोड़ना है तो ए के हेड पे बी के टेल को रखो, ए के हेड पे बी का टेल। अब देखो यहां ए का टेल खाली है और ये बी का हेड खाली है, मतलब यहां पे कुछ नहीं है। तो आर वेक्टर जो होगा, वेक्टर आर भी एक वेक्टर होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ये जो आर है ये भी तो एक वेक्टर ही है। तो एक उस वेक्टर का टेल होगा ए के टेल के पास और उस वेक्टर का हेड होगा बी के हेड के पास। तो तुम कर रहे होगे, तुम सोच रहे होगे कि सर ये ट्रायंगल तो बना नहीं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं आपको बस समझाने के लिए एक ऑर्डर लिख दिया हूं, ट्रायंगल तो भी बनेगा ना, ये आपको याद रखने के लिए ऐसा बना दिया डायग्राम। यानी कि ये हो गया ए का हेड पे बी का टेल होना चाहिए, ये इसका हेड,
ये इसका टेल, बहुत छोटा लिख रहा हूं, आपको दिख भी नहीं सकेगा, आप समझ जाना। और रिजल्टेंट का हेड बी के हेड के साथ होना चाहिए, ठीक, और रिजल्टेंट का टेल इसके टेल के साथ होना चाहिए। लेकिन एक बात यहां पे देखो, तुम चाहो तो ये इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा ना कि ए के हेड पे बी का टेल होना चाहिए, तुम उल्टा भी लिखोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा। मान लो बी के हेड पे ए के भी टेल को रखो चलेगा, लेकिन बस रिजल्टेंट का जो होना चाहिए उसका हेड किसी एक के हेड के साथ होना चाहिए और किसी एक के टेल के साथ होना चाहिए। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, फिलहाल अभी आप लिख लो और अभी देखो मैं कितना डिटेल में इसको बताऊंगा, तुमको मजा आएगा। बहुत सारा डायग्राम में बनाऊंगा, पहले एक बार वीडियो पॉज करो और इसको लिखो। तो बच्चों अब है कि ये ट्रायंगल लॉ कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, देखते जाओ। मान लो ये एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखना भाई, और ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक, बी की ये डायरेक्शन है और ए की ये डायरेक्शन है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, है ना, तो हम लोग ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो हमें आर मिलेगा। ए और बी को ऐड करने से क्या मिलेगा, आर। सवाल है ये आर कैसे मिलेगा, तो जवाब है कि कहोगे कि सर हम लोग जो है इसको ना ऐसे मिला देते हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे ऐसे मिला देते हैं, बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल ही तो बनाना है, बन गया ट्रायंगल। भाई ये गलत हो जाएगा टोटल। अभी आप समझे नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल सिर्फ बना नहीं देना है, ट्रायंगल बनाना नहीं है भाई, यहां पे ट्रायंगल को एक ऑर्डर में बनाना है। और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए तो देखते जाओ बस। ये डायग्राम रॉन्ग हो गया, याद रखिएगा। ट्रायंगल कैसे बनेगा वो आप देखो। पहली बात कि जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, जो डायग्राम बना के वेक्टर की लोकेशन, वेक्टर की स्थिति जो दी गई है वो ये है। अब इन दोनों वेक्टर के टेल्स, यानी दोनों का टेल यहां पे ज्वाइन किया हुआ है। रूल क्या कहता है कि जिन दोनों को ऐड करना है उसमें से आप क्या करो कि एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, जबकि यहां दोनों के टेल है, ए और बी को जोड़ना है तो ए के हेड पे बी के टेल को रखो अथवा बी के हेड पे ए के टेल को रखो, वो आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब है कि ये गलत, इस तरीके से आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो ए को आगे हम लोग शिफ्ट करेंगे। क्यों शिफ्ट करेंगे भाई, तो ए को अगर हम लोग शिफ्ट करके यहां रख दें, देखो ए को अगर हम लोग शिफ्ट करके यहां रख दें तो देखो क्या होगा। बी के लिए सोचो, ये बी का टेल, ये बी का हेड। अब ए बी के टेल हेड पे रखा हुआ है, देखो यहां हेड और टेल जुड़ा हुआ दोनों का, और इसका हेड खाली हो गया। तो रिजल्टेंट कैसे, अब देखो क्या करेंगे, रिजल्टेंट के बारे में क्या बताए, रिजल्टेंट का हेड एक के हेड के साथ होगा और रिजल्टेंट का टेल दूसरे के टेल के साथ होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया बच्चों, रिजल्टेंट। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब तुम देख सकते हो कि रिजल्टेंट का हेड ए के हेड के साथ, तुम देख रहे हो ना, रिजल्टेंट का जो हेड है वो ए के हेड के साथ, रिजल्टेंट का हेड ए के हेड के साथ है और रिजल्टेंट का टेल बी के टेल के साथ है। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब ये हम बोल सकते हैं कि ये जो रेड कलर से बनाया ये इन दोनों के बजाय अकेले रिप्लेस करेगा। और तुम एक चीज और देखो, अभी हमने क्या किया था, ए को यहां तक ट्रांसफर किया था। अगर तुम चाहते तो बी को ही यहां ट्रांसफर कर देते तो भी वही रिजल्टेंट आता। तो ये मत सोचना कि हमको ए को हटाना है या बी को हटाना है, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, देखो तब भी वही ट्रायंगल बन गया। अब ये देखो ट्रायंगल दिख रहा तुमको, टेल हेड टेल हेड, हेड टू हेड टेल टू टेल। तो बी पे ए को लाओ या ए पे बी को लाओ, मिलेगा तुमको बीच में आर। ये दो ट्रायंगल है और यही इसी को हम लोग कभी कभी पैरेललोग्राम भी बोलते हैं।
समानांतर चतुर्भुज, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये दो ट्रायंगल ही। तो आप समझो मेरी बात को, चाहे बी को शिफ्ट करो चाहे ए को शिफ्ट करो, बस एक चीज ध्यान रखो कि जिन दो को ऐड करना है, एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, अतः बचे हुए हेड पे रिजल्टेंट का ऑटोमेटिकली हेड आ जाएगा और रिजल्टेंट का टेल दूसरे पे आ जाएगा और ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? अब इसको सोचो रिजल्टेंट कैसे है, आखिर ये कैसे ऐसे है? तुम प्रैक्टिकली सोचो, कुछ देर के लिए सब भूल जाओ। सोचो कि अगर किसी बॉडी को कोई इधर खींचे, है ना, बी के लॉन्ग, अब कोई उसी बॉडी को ए के लॉन्ग भी खींचे, तो अगर कोई इधर खींचेगा और इधर खींचेगा तो तुमको क्या अंदाजा लग रहा है, बॉडी बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या, फोर्स, ये तो ए भी हमने ऐसे लिख लिया एग्जांपल के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वेक्टर का मतलब तो वेक्टर क्या है, फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो कोई फोर्स ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट यानी उसका जो रिजल्ट आएगा, नेट इफेक्ट आएगा, वो तो बीच में ही आएगा और तुम देख रहे हो। तो दो वेक्टर को अगर टेल पे ज्वाइन किए हुए हो तो रिजल्टेंट उसके बीच से ही जाता है। लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए आपको जो मैंने कहा वो आपको करना होगा। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर Q। अब देखो, अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो फिर हम लोग लिखेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू R। P प्लस Q इज इक्वल टू R। तो फिर P और Q को जोड़ना है, लेकिन इन दोनों का टेल एक जगह है। रूल क्या करता है बच्चे? तो रूल करता है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए। तो या तो Q को शिफ्ट करो या तो P को शिफ्ट करो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमको दोनों का टेल एक जगह नहीं चाहिए। वो एंगल के लिए टेल एक जगह करना होता है, लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए एक के हेड पे दूसरे का टेल चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मान लो मैंने Q को ही शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट हमेशा पैरेलल करना है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, शिफ्ट हमेशा पैरेलल करना है। तो Q को शिफ्ट करके यहां ले जाओ, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा तो नहीं हो गया? एग्जैक्ट उसी साइज का। अब देख लो, टेल हेड, टेल हेड, तो देखो हेड टेल जुड़ा हुआ दोनों का। अब बताओ कैसे बनाओगे ताकि रिजल्टेंट बन जाए? तो रिजल्टेंट बनाते समय याद रखना, रिजल्टेंट का हेड दूसरे के हेड के साथ होगा और रिजल्टेंट का टेल दूसरे के टेल के साथ होगा। तो इसका मतलब ये जो रेड कलर हो गया, दिस इज रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट का हेड Q के हेड के साथ है, रिजल्टेंट का टेल P के टेल के साथ है। और ऐसे भी सोचो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी बीच में ही कहीं जाएगा, और जा भी रहा है। आ रही है बात समझ में? और एक डायग्राम बनाते हैं, तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मान लो एक वेक्टर है C और दूसरा वेक्टर है D। क्लियर? और हमें C और D को जोड़ना है, और मान लो इन दोनों को भी ऐड करने पे जो रिजल्ट आया उसको हमने R मान लिया। कुछ भी और भी मान सकते हो, लेकिन बोलेंगे रिजल्टेंट ही। R लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन बोलना उसको नाम से रिजल्टेंट ही है। फिर कैसे क्या होगा भाई? अब देखो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, तो बात वही है कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। या तो C को शिफ्ट करके यहां पे लाओ, यानी इसके टेल को इसके हेड पे रख दो, या D को शिफ्ट करके यहां लाओ। किसको शिफ्ट करना है ये डिसीजन तुम्हारा होगा। और उससे क्या, बस तुम इस तरीके से डिसीजन लोगे कि तुम्हें कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है ना? तो अब एक काम करते हैं, मेरे को इजी लग रहा है यहां पे D को शिफ्ट करना, तो देखो D को शिफ्ट कर दिया हमने। शिफ्ट एकदम पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है? टेल हेड, D का टेल हेड। अब रिजल्टेंट कैसे बनाओगे बच्चे? तो सीधी सी बात है, रिजल्टेंट का टेल C के टेल के पास होना चाहिए और रिजल्टेंट का हेड D के हेड के पास होना चाहिए। तो दिस इज योर रिजल्टेंट। अब आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल लॉ का यूज कर सकते हैं।
लेकिन अभी तो ये डायग्राम के थ्रू बताया, लेकिन अब देखो, अब रियल काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है। क्लियर है? चलो राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों सवाल ये है कि ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन अब वो जो दो वेक्टर है उसके बजाय जो तीसरा वेक्टर है, अब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखो। मान लो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है r, ठीक। अब ये दोनों वेक्टर गिवन होगा। गिवन का मतलब दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा गिवन, और इन दोनों को ऐड करके हमें ये वेक्टर कैलकुलेट करना है। ये अपना अननोन है, अननोन मतलब अज्ञात। अब कोई अननोन वेक्टर है तो सीधी सी बात है, इसके दो चीज में इंटरेस्टेड है हम लोग, क्योंकि कोई वेक्टर अननोन होने का मतलब है वेक्टर के दोनों क्वालिटी को पता करना होगा। और वेक्टर की दो क्वालिटी कौन कौन सी है ये तुम्हें पता है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो हमें क्या पता करना होगा बच्चों, r का मैग्नीट्यूड। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया r का डायरेक्शन। तो r की डायरेक्शन भी पता करनी होगी और r का मैग्नीट्यूड भी पता करना होगा। तो पहले हम लोग r का मैग्नीट्यूड तो आज कम से कम निकाल लें, फिर डायरेक्शन कल देखेंगे। तो बच्चों यहां पे अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं r के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में। तो देखो अब आप कैलकुलेट करके मैं बताता हूं। ये दोनों चीज निकालना है हम लोग को। तो समझे क्या हुआ, a और b गिवन होगा, रिजल्टेंट हुआ r जो कि हमारा अननोन है, उसके मैग्नीट्यूड को निकालना है और उसके डायरेक्शन को। तो जैसे मान लो कि ये वेक्टर है आपका a और ये वेक्टर है b, ठीक। और इन दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा। तो कहता है a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मान लो कुछ भी मान सकते हो, 6 न्यूटन दिया हुआ है, ये 8 न्यूटन दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा इसका रिजल्टेंट किधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहले तो तुम सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। तो b को क्या करोगे, शिफ्ट करो। तो b को हमने शिफ्ट कर लिया, ठीक, ये b हो गया। या फिर a को, तो अब सीधी सी बात है, देखो टेल हेड, तो ये जो हो गया आपका ये b है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट r। अगर आप b को शिफ्ट करने के बजाय a को भी शिफ्ट करते तो भी तो आपको यही r ही मिलता ना भाई। क्लियर है? चलो अब तुम जानते हो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब प्रदर्शित करती है। तो एक काम करते हैं, मान लो कुछ पॉइंट्स मान लो, इसको o मान लो, इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक। तो OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो OP जो होगा, OP की लेंथ जो है O से P की लेंथ, ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को दिखा रहा होगा, है ना। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो या सीधा A लिख सकते हो। PQ किसको दिखा रहा होगा, PQ दिखा रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। OQ किसको दिखा रहा होगा, O से Q तक की जो लंबाई है वो लंबाई किसको दिखा रहा है, वेक्टर R के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि वेक्टर का लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। तो OQ जो है, OQ वो दिखाएगा वेक्टर R के मैग्नीट्यूड को। ये समझे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ दिमाग लगाओ, तो इसका मतलब है कि मेरा क्या टारगेट है वो सुनो। मेरा टारगेट है कि मेरे को ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है और ये लेंथ निकालना है। और O से Q तक के लेंथ को निकालने का मतलब है कि तुमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया कम से कम, डायरेक्शन तो बात की बात। तो वो कैसे निकलेगा भाई, तो थोड़ा लगाना पड़ेगा ज्योमेट्री।
अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये अगर थीटा तो बच्चे ये भी हो गया थीटा, क्योंकि पैरेलल लाइन समानांतर लाइन को ये ऐसे कट करेगा, तो ये दोनों ही एंगल क्या हो गया बच्चे, थीटा। ठीक, डॉट डॉट ऐसे से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। चलो एक काम और करो, यहां से एक परपेंडिकुलर, एक लंब डाल दो, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम रख दो एस। क्या नाम रख दिया हमने, एस। तो देखो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया। ढेर सारी चीजें हो रही हैं, आप देखते जाना बस। तो फिलहाल आप इस छोटे वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना। इस ट्रायंगल में पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा कहें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू एस डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, और ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू। पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो साइन थीटा इक्वल टू क्यू एस, तो क्यू एस डिवाइडेड बाई बी। तो साइन थीटा हो गया क्यू एस बाई बी, तो बी को इधर भेज दोगे तो क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्यू एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा तुम्हें। तो क्यू एस की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू आधार, दैट इज पी एस डिवाइडेड बाई पी क्यू। ठीक है, अब पी एस की जगह पी एस रहने दो, पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बी। पी एस की जगह पी एस और पी क्यू की जगह क्या लिख दिए, बी। तो यहां से बच्चों पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बी इधर रख दो, तो बी कॉस थीटा। तो क्यू एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा, और पी एस की जगह लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। आ गया। अब ये पी एस और क्यू एस मैंने क्यों निकाला है, ये तुम्हें कुछ देर में समझ में आ जाएगा। अब एक काम करो, आपने ये सब तो लिख ही लिया होगा, आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। मैं ये पूरा रब करूंगा, ये पूरा मिटाऊंगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और उसे लिख लो। लिख लिया आपने, चलो ठीक है। अब बच्चे तुम यहां एक बड़े ट्रायंगल में चलो। एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से देखना। बड़ा राइट एंगल, ये हम लोग अभी बात कर रहे थे इस छोटे से ट्रायंगल में। अब हम लोग को एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब जो जिस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम लोग करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो देखो, वो है ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस। अब इस ओ क्यू एस में पैथागोरस लगाओ। पैथागोरस जानते हो क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। कहने का मतलब है तुम्हें पता है, सब चीज तुम्हें ये 8th 9th में पढ़ाया गया है। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर अब प्लस क्यू एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ओ एस को क्या लिख सकते हैं, तो ओ एस इज इक्वल टू, ओ से एस को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस। और ये बात समझ में, ओ एस को लिख सकते हैं ओपी अब प्लस पी एस। और ओपी क्या है आपका बच्चे, तो ओ से पी तक देखो क्या बोल रहे हैं, ए। अब पी एस क्या है बच्चे, तो पी एस क्या है, बी कॉस थीटा। तो जहां ओ एस है, ओ एस की वैल्यू हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब देखते जाओ क्या क्या करना है।
ओ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ क्यू आर को कर रहा है, तो लिखोगे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस। ओ एस क्या है बच्चे? तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्यू एस क्या है बच्चे? तो बी साइन थीटा। देखो सब यूज में आ गया। बी स्क्वायर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो अब यहां से क्या आ गया? सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, है ना, 2ab, तो 2ab कॉस थीटा, अब प्लस ये जो है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह ले आओगे। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब दोस्तों ये क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो ऑटोमेटिकली आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और हेयर वी गेट द आंसर। दोस्तों अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दोस्तों दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ आया, कैसे, क्या फॉर्मूला आया, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड रख देंगे, बी का मैग्नीट्यूड रख देंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, और ये थीटा रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ठीक है? तो वीडियो अब लंबा हो गया है, आप इसको लिख लीजिएगा, और अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ढेर सारा और बात करेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और दूसरी बात, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो वेक्टर देखने के साथ साथ बेसिक मैथमेटिकल टूल वाला भी लेक्चर देखते जाओ, तब ताकि तुम दोनों देखोगे तो जाके तुम्हारा सही रहेगा। और अपडेट अपने आप को, वीडियो लैग मत करो कि आज छोड़ देते हैं कल देखेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है बच्चे? ओके, गुड बाय।